ओके फ्रेंड्स, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में okay, so now we will see the NCERT book exercise number 9. Okay, so number 9 is, what is the need for a system of control and coordination in an organism. Okay, so in this question क्या पूछा है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो या एनिमल हो, एक कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है, इस सिस्टम की क्या ज़रूरत है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या ज़रूरत है, यह पूछा गया है. ठीक है, तो आंसर में हम यह लिखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर और कंट्रोल्ड वे में हो सके, उसके लिए ज़रूरी है कि वह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करे. ठीक है, तो फॉर द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन in bodily function we require this system. ठीक है, तो बॉडी के सभी फंक्शंस जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके, एक कंट्रोल्ड वे में हो सके, उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हो जो उन्हें कंट्रोल में रखे, को उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने दे. ठीक है, तो इसका एक ये रीज़न है कि बॉडी के सभी पार्ट्स हैं या बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं दे अफेक्ट ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. एक में यदि इम्बैलेंस हुआ तो वह दूसरे को अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेशन जो है ब्रीदिंग को प्रोफाउंडली अफेक्ट करता है. सर्कुलेशन जो है बॉडी के सभी फंक्शन को, क्योंकि सारी सेल्स में जाना जरूरी है ऑक्सीजन, सारी सेल्स में न्यूट्रिशन जाना जरूरी है, तो सर्कुलेशन बॉडी की ईच एंड एवरी सेल का फंक्शन जो है उसे प्रोफाउंडली क्या करता है, अफेक्ट करता है. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ उसमें कि क्यों एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. ठीक है, तो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. सर्कुलेशन सारे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को. ठीक है, तो इफ द सर्कुलेटरी सिस्टम will work in balance, then all the other system will be in the balance. If the circulatory system is in imbalance, it will affect all the other organs and will cause the imbalance and dysfunction in those system. ठीक है, so there is a need that all the body organs work in an integrated and coordinated way in body, and so our body can work, body can function in a proper manner. Okay, साथ ही any organism's movement occur in response to external stimuli and which occurs due to the control and coordinated system, which is occurred due to the nervous system, which is occurred due to the chemical कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अब हम देख चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, साथ ही केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हमने देखा कि नर्व्स का, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक सडन रिस्पॉन्स है, एक सडन रिस्पॉन्स है विच विल कॉज अ मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द इंजुरी. राइट,
साथ ही हमने देखा था फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि किसी डेंजर के केस में, इन एनी केस ऑफ एनी डेंजर, आवर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग ईदर फ्लाइट रिस्पॉन्स और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, हम या तो फाइट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ या हम भाग सकते हैं। तो यह जो रिस्पॉन्स है यह हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की वजह से ही हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इस प्रकार यह जो मूवमेंट होता है जो कि प्रिवेंटिव भी हो सकता है फॉर अवर बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या टुगेदर वी कैन कॉल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो दैट इज द नीड सो दैट आवर बॉडी कैन वर्क इन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड वे एंड ऑल्सो द प्रॉपर मूवमेंट और द sufficient movement can occur, ठीक है, which is right for the situation. For that purpose, the control and coordination in our body is very important. Now we will see the next exercise. How are involuntary action and reflex action and reflex action different from each other? ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन थी, दोज एक्शंस आर आल्सो इनवॉलेंटरी इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, सडनली हमारी आईज ब्लिंक हो जाती है विदाउट एनी थिंकिंग। हम ब्लिंक जो होती है उसके पहले ना तो हम उस बारे में सोचते हैं, ना ही वो एक वॉलेंट्री एक्शन है कि हम खुद की मर्जी से ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन सडन वो ब्लिंक हो जाती है हमारी जो आईलिड है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। या किसी को हमने गर्म चीज को विदाउट कॉन्शियसनेस, हमें पता ही नहीं है कि वो गर्म है, हाथ लगाया, तुरंत हाथ अपने आप विड्रॉ हो जाता है, दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री एक्शन क्योंकि हमारे नोटिस के विदाउट हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम रिफ्लेक्स एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन में नहीं गिनते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन अलग होती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक प्रिवेंटिव एक्शन है। ठीक है, जिसमें कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साथ ही नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग, क्योंकि हम कॉन्शियसली या सोच के वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। ऑल्दो वो कंप्लीटली इनवॉलेंट्री भी नहीं है, बिकॉज वो हमारी जो है हमारे नोटिस में आ रही है कि ये एक्शन हो रही है। साथ ही ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, यदि बार बार स्टिमुलाई यदि सामने आए तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कम हो जाती है होना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें थिंकिंग का या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन जो होती हैं ये विदाउट आवर नोटिस हमारी बॉडी में होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जो भी फूड खाते हैं तो वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस मूवमेंट को जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है उसे पेरिस्टल्सिस बोलते हैं। तो यह जो पेरिस्टल्सिस है ये हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में पेरिस्टल्सिस हो रही है। ठीक है, बहुत जो है वो जबकि हमेशा रिदमिकली कंटिन्यूअसली होती रहती है वो मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक, तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो है विदाउट अवर नोटिस होती रहती है हमारी बॉडी में, ऑकर इन अवर बॉडी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन
जो है वो हम नोटिस होती है, ठीक है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो यूजुअली हम नोटिस नहीं करते, विदाउट अवर नोटिस दे ऑकर इन अवर बॉडी, ठीक है, एंड ठीक है, इसमें जो है ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जबकि वहां पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वॉलेंट्री एक्शन एंड द रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज नंबर 11 एंड दैट इज compare and contrast nervous and hormonal mechanism for control and coordination इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या मैकेनिज्म होती है इंफॉर्मेशन सेंड करने की, उसमें हमें डिफरेंस बताना है। ऑलरेडी जब हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तब हम ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ये पढ़ चुके हैं डिफरेंस। एक बार और जो है हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में जो इंफॉर्मेशन सेंड करने में, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा भेजी जाती है, नर्व इंपल्सेस के द्वारा, और कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूरॉन्स, प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स। यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होता है कि हार्मोन्स के द्वारा या केमिकल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं उनके द्वारा जो है मैकेनिज्म होती है, वो इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही फास्ट कंडक्ट होती है, बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन होता है इसमें इंफॉर्मेशन का, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है वो स्लो होता है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है नर्व इंपल्सेस का वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जबकि जो हार्मोन्स के द्वारा जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है। ठीक है, तो नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन्स के द्वारा नर्व इंपल्स के रूप में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, ये फास्ट होती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होती है। साथ ही हार्मोन्स जो हैं वो स्लो ट्रांसमिट करते हैं और ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड जो है इफेक्ट इसका रहता है ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हमने डिफरेंस देखा, ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैकेनिज्म में एक और चीज़ इन्वॉल्व है, और वो ये कि नर्वस इम्पल्सेस जो ट्रांसमिशन होता है वो वाया न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक्सॉन्स डेंड्राइट्स लेकर आते हैं और एक्सॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं, जबकि हार्मोन्स जो है हालांकि ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं लेकिन जो इनका ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दे गेट ट्रांसमिटेड वाया ब्लड, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज exercise number 12, and that is what is the difference between the manner in which movement takes place
in a sensitive plant, I hope आपने लिख लिए होंगे ये questions. Okay, so okay, so movement occur in a sensitive plant and in our leg. ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, सेंसिटिव प्लांट मतलब जो हमने माइमोसा पुडिका देखा था, जो कि एक सेंसिटिव प्लांट है जिसे हम यदि टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स है वो क्लोज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट मतलब कि माइमोसा पुडिका से मतलब है, और या टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा जो है उसके बारे में पूछा गया है कि क्या डिफरेंस है जो मूवमेंट उसमें होता है और जो मूवमेंट हमारे लेग्स में होता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो हम अपने लेग्स में कर पाते हैं उसमें और जो मूवमेंट एक माइमोसा पुडिका में टच के कारण होता है उसमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो सेंसिटिव प्लांट एंड इन अवर लेग। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, सेंसिटिव प्लांट में जो भी होता है मूवमेंट वो किसके रिस्पॉन्स में होता है, द मूवमेंट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू टच। टच, ठीक है, तो टच के रिस्पॉन्स में होता है, जबकि जो लेग में मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार हम अपने लेग्स में मूवमेंट कर सकते हैं, और इसीलिए यह मूवमेंट क्या है, वॉलेंट्री एक्टिविटी है। इट्स काइंड ऑफ अ वॉलेंट्री मूवमेंट जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ये टच के रिस्पॉन्स में हो रहा है, वो हमारी विल के रिस्पॉन्स में हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं in leaves, it produces response. लीव्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक चेंजेस होते हैं उसके उन चेंजेस की वजह से लीव्स में जो है वाटर जो कंटेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, एंड दैट विल कॉज द माइमोसा पुडिका में जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करता है। जबकि लेग्स में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो नर्व इम्पल्सेस लेके जाते हैं मसल्स को, हमारे लेग की मसल्स को, और उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स सेंड इम्पल्सेस टू muscle of leg which causes response, ठीक है, to produce the response। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस तो हो रहे हैं जिसकी वजह से लीव्स के वाटर कंटेंट में चेंज हो रहा है। तो जो वाटर कंटेंट चेंज्ड इन लीव will produce the response। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर रहा है, और रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि वाटर कंटेंट में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो क्लोज हो जाती है, और क्लोज होना इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर जब न्यूरॉन्स मसल्स को इम्पल्स सेंड करते हैं तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है किसकी वजह से होता है, मसल के प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इट कॉजेज द मूवमेंट इन अवर लेग। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑकर इन द माइमोसा पुडिका एंड द मूवमेंट ऑकर इन अवर लेग। बहुत डिफरेंस है, वहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो है वो
रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर रहे हैं और वाटर चेंज कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्लोज हो रही हैं लीव्स और ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उनको सिग्नल भेजा है न्यूरॉन्स ने, और मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच के जो जंक्शन होते हैं हम उन्हें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और जब न्यूरॉन्स मसल्स को इम्पल्स सेंड करते हैं तो मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। तो यह जो रिस्पॉन्स है ये न्यूरॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर मसल्स वर्क कर रही हैं और ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन लैग। ठीक है, तो इस प्रकार सारी की सारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और रिवीजन भी कर लिया हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।